नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। ये 1995 का साल और सितंबर का महीना था। उस दिन मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, में एक शादी हो रही थी जिसकी पूरे देश में चर्चा थी। चर्चा इसलिए क्योंकि इस शादी से जुड़े इंतजामात में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। देश के तमाम बड़े नेता, अभिनेता और उद्योगपति इस शादी में शामिल हुए थे। लेकिन ये शादी आखिर किसकी थी? ये शाही शादी थी वीएन सुधाकरन की। सुधाकरन यानी उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता के दत्तक पुत्र, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो जयललिता की दोस्त विवेकानंदन कृष्णा वेड़ी शशिकला के भतीजे की, जिन्हें जयललिता ने गोद ले रखा था। सुधाकरन की शादी शिवाजी गणेशन की पोती सत्यलक्ष्मी से हो रही थी। इस शादी के बाद तमिलनाडु के बाहर आम लोगों ने पहली बार शशिकला का नाम सुना, जो उस वक्त तमिलनाडु की सत्ता में किसी भी मंत्री से ज्यादा रसूख रखती थी। कई लोग तो उन्हें डिफैक्टो सीएम यानी डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर तक कहते थे। वही शशिकला भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में लंबा वक्त गुजारने के बाद 27 जनवरी को रिहा हो गई। लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वो परिवार के पास जा सकेंगी। शशिकला के पास से जांच एजेंसियों को घोषित आय से 66 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति मिली थी। इस मामले में वो फरवरी 2017 से बेंगलुरु के पारापन्ना अग्रहारा के सेंट्रल जेल में बंद थी। शशिकला तमिलनाडु के मन्नारगुडी इलाके की रहने वाली है। 80 के दशक में मद्रास में एक वीडियो पार्लर चलाती थी। उनके पति नटराजन कडलोर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वीएस चंद्रलेखा के दफ्तर के एक कर्मचारी हुआ करते थे। चंद्रलेखा को तमिलनाडु के उस वक्त के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर, जिन्हें कहा जाता है, का करीबी माना जाता था। एमजीआर की करीबी तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस जयललिता से भी थी। चूंकि एमजीआर भी फिल्मी बैकग्राउंड से थे, इसलिए जयललिता से उनकी नजदीकी स्वाभाविक थी। उस दौर में जयललिता और चंद्रलेखा दोनों का एमजीआर के दफ्तर में अक्सर उठना बैठना था। इन बैठकों में अक्सर चंद्रलेखा के साथ उनके मातहत काम करने वाले नटराजन भी जाया करते थे। कई बार नटराजन अपने साथ अपनी पत्नी शशिकला को भी लेकर जाते। शशिकला के वहां जाने का एक मकसद ये भी था कि शशिकला वीडियोग्राफी की शौकीन थी। उन्हें बड़े बड़े लोगों के वीडियो बनाना अच्छा लगता था। अब चूंकि कैमरे का सामना करने की अभ्यस्त जयललिता भी वहां अक्सर होती थी, इसलिए कैमरा चलाने में एक्सपर्ट शशिकला से उनकी अच्छी पटरी बैठने लगी। जयललिता अपने परिवार से कोई खास मतलब नहीं रखती थी, इसलिए उन्हें शशिकला से इमोशनल सपोर्ट भी धीरे धीरे मिलने लगा। 1987 में एमजीआर नहीं रहे। उनके बाद सरकार से लेकर एमजीआर की पार्टी अन्ना द्रमुक तक हर जगह एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन का दखल हो गया। हद तो तब हो गई जब जयललिता को एमजीआर के शव के पास भी नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि उनके बाल पकड़कर और घसीटकर उन्हें वहां से हटाया गया था। एमजीआर की मृत्यु और उसके बाद पार्टी और परिवार से बेदखल जयललिता को परिस्थितियों ने एकदम से अकेला, एकाकी बना दिया। लेकिन इस एकाकीपन ने जयललिता और शशिकला के संबंधों को और मजबूती दी। उस दौर में दोनों के संबंधों में इतनी प्रगाढ़ता आ गई थी कि जयललिता ने शशिकला के भतीजे सुधाकरन को गोद ले लिया। इसके बाद जयललिता ने अपनी पार्टी AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम खड़ी की। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर राज्य की सत्ता संभाली। उनके सत्ता संभालते ही पावर कॉरिडोर में शशिकला की धमक बढ़ने लगी। अचानक से उन्हें डिफैक्टो सीएम माना जाने लगा। राज्य के मंत्री और सीनियर अधिकारी उन्हें सलाम ठोकने लगे। जयललिता को अम्मा और शशिकला को चिन्नम्मा यानी मौसी कहा जाने लगा। लेकिन एक आईएएस अधिकारी चंद्रलेखा को इस नए निजाम की कथित नाजायज हरकतों को बर्दाश्त करने में दिक्कत हो रही थी। उन पर कथित तौर पर AIADMK के लोगों ने तेजाब फेंक दिया। उसके बाद वो नौकरी से इस्तीफा देकर सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी में शामिल हो गई। बताते चलें कि अभी जिस केस में शशिकला अपनी सजा पूरी करके बाहर निकली हैं, उसे भी करीब 2 दशक पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उजागर किया था। लेकिन ये सियासत है और इसमें कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, और कभी दोस्ती और दुश्मनी दोनों साथ साथ चलती रहती है। यही वो दौर भी था जब जयललिता और शशिकला दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। अकूत संपत्ति इकट्ठा करने के सबूत मिलने लगे। कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हो गया। 1996 के चुनावों में तो तमिलनाडु की सत्ता भी हाथ से खिसक गई।
मार्च 1999 में दिल्ली के एक होटल में जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो अब भाजपा के नेता बन चुके हैं, ने एक चाय पार्टी दी। इस चाय पार्टी में सोनिया गांधी और विपक्ष के कई नेताओं के साथ साथ जयललिता भी पहुंची, अपनी दोस्त शशिकला और उनके पति नटराजन के साथ। इस चाय पार्टी के बाद जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरने की नौबत आ गई। लगा कि कांशीराम और उनकी बसपा केंद्र सरकार को बचा लेगी, लेकिन यहां पर जयललिता के शशिकला कनेक्शन ने अपना रोल निभाया और बचा कुचा काम सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरा किया। उस वर्ष अंबेडकर जयंती के दिन दिल्ली में एक कार्यक्रम में कांशीराम और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक साथ हिस्सा लिया। माना जाता है कि दोनों को मिलाने में बड़ी भूमिका शशिकला के पति नटराजन ने निभाई। लोग कहते हैं कि नटराजन और कांशीराम का अक्सर उठना बैठना था। एक ट्रस्ट की बैठकों में उस दौर में गाजियाबाद के संतोष मेडिकल कॉलेज को एक ट्रस्ट चलाता था और उस ट्रस्ट में दोनों ट्रस्टी हुआ करते थे। उसके बाद की कहानी तो सब जानते हैं कि लोकसभा में कांशीराम की पार्टी बसपा यकायक पलट गई। मायावती और अन्य बसपा सांसदों ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दे दिया और सरकार एक वोट से गिर गई। 2001 में जयललिता एक बार फिर तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हो गई। एक बार फिर शशिकला को उनका पुराना रुतबा वापस मिल गया, लेकिन 2006 में फिर से जयललिता की हार हुई। इस दरमियान जयललिता का कोर्ट कचहरी का चक्कर भी चलता रहा। इसी दौरान उन्हें कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी, जिस पर कुछ समय बाद उनकी वापसी हो गई। लेकिन यही वो दौर था जब जयललिता और शशिकला के संबंधों में खटास आनी शुरू हुई। जयललिता को लगने लगा कि पार्टी की हो रही खराब छवि के लिए शशिकला और उनके परिवार वालों का भ्रष्ट तौर तरीका जिम्मेदार है। शशिकला खुद को पार्टी के भीतर जयललिता की उत्तराधिकारी के तौर पर भी पेश करने लगी थी। दोनों के बीच संबंध इतने खराब हो गए कि जयललिता ने शशिकला के भतीजे सुधाकरन को दिया गया दत्तक पुत्र का दर्जा वापस ले लिया। 2011 आते आते तो नौबत यहां तक आ गई कि जयललिता ने शशिकला को पार्टी से ही निकाल दिया। इसी साल जयललिता की सत्ता में वापसी भी हो गई, लेकिन कुछ ही वर्षों में दोनों के बीच सुलह सपाटा हो गया। शशिकला की पार्टी में वापसी हो गई। सियासत के जानकार इस सुलह सपाटे के पीछे दो वजह मानते हैं। पहली, जयललिता का खराब स्वास्थ्य, जिसके चलते उन्हें एक करीबी सहयोगी की जरूरत थी। दूसरी, तमिलनाडु का जातीय समीकरण, जिसमें शशिकला की थेवर जाति एक बड़ा वोट बैंक है। शशिकला की वापसी का जयललिता को फायदा भी मिला। 2016 में तमिलनाडु में लंबे समय बाद किसी रूलिंग पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। जयललिता के साथ साथ शशिकला भी अपने पुराने रुतबे के साथ पावर कॉरिडोर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। जयललिता अब पहले जैसी स्वस्थ नहीं थी। इस कारण से शशिकला का रसूख पहले की तुलना में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन इसी दौर में शशिकला के साथ कई और विवाद जुड़ने लगे। पहले तो सिर्फ भ्रष्टाचार के ही आरोप थे, लेकिन अब उन पर जयललिता को धीमा जहर देने का आरोप लगा। जयललिता के परिवार के लोगों की पावर कॉरिडोर में एंट्री की कोशिश के चलते रोज रोज कलह बढ़ने लगी। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार और शशिकला के एक और भतीजे टीटीवी दिनाकरण की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जोर मारने लगी। लेकिन इन सबके बीच 5 दिसंबर 2016 को जयललिता का निधन हो गया। उसके बाद उनके शव और उनसे जुड़ी रस्मों की अदायगी के लिए एक बार फिर शशिकला और जयललिता के परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। अंततः शशिकला भारी पड़ी। जयललिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में भी उन्होंने ही अदा की। जयललिता के निधन के बाद ओ पनीरसेल्वम को तमिलनाडु का सीएम बनाया गया। पनीरसेल्वम पहले भी सीएम की जिम्मेदारी संभाल चुके थे, जब जयललिता को केस मुकदमों की वजह से जेल जाना पड़ा था। लेकिन शशिकला को उनका सीएम बनना पसंद नहीं था। कहा जाता है कि वो खुद या अपने पति नटराजन को इस पद पर देखना चाहती थी। इसके लिए शशिकला ने कोशिशें भी शुरू कर दी। विधायक भी उनके पीछे लामबंद होने लगे। वे जयललिता की जगह पार्टी की महासचिव चुन ली गई। पनीरसेल्वम को गद्दी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन तभी आय से अधिक संपत्ति का एक मामला सामने आ गया और पूरा परिदृश्य ही बदल गया। न्यायालय ने जांच एजेंसियों के इस दावे पर अपनी मुहर लगा दी कि शशिकला ने सत्ता का बेजा इस्तेमाल करते हुए अकूत संपत्ति खड़ी की है और उनके पास अपनी घोषित संपत्ति से 66 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति है। शशिकला को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस सजा का मतलब यह था कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें 4 साल जेल में रहना होगा और जेल से छूटने के अगले 6 साल तक वो कोई भी पद संभालने के अयोग्य हो जाएंगी। लेकिन पार्टी की मंशा के आगे झुकते हुए पनीरसेल्वम ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। तब शशिकला के प्रतिनिधि के तौर पर एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता ई पलानीसामी ने तमिलनाडु की सत्ता संभाली। लेकिन शशिकला के जेल जाते ही
पलानीसामी और पनीरसेल्वम में दोस्ती हो गई। इस दोस्ती का नतीजा ये निकला कि शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरन को ही पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद दिनाकरन ने अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम यानी AMMK के नाम से अपनी पार्टी बना ली। शशिकला की अब जेल से रिहाई हो गई है। जाहिर है कि अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जोर मारेगी ही। ये अलग बात है कि वो अगले 6 सालों तक ना तो कोई चुनाव लड़ सकती हैं और ना ही किसी सार्वजनिक पद पर बैठ सकती हैं। ऐसे में उनके सामने क्या विकल्प है? आइए इन विकल्पों पर चर्चा करते हैं। पहला विकल्प, शशिकला AIADMK ज्वाइन कर लें और पलानीसामी पनीरसेल्वम की जोड़ी के अधीन काम करें। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि पलानीसामी और पनीरसेल्वम आगामी चुनाव के मौके पर भ्रष्टाचार के मामले में सजा पा चुकी शशिकला को पार्टी में शामिल करने का रिस्क क्या लेना चाहेंगे। दूसरा विकल्प, अपने भतीजे दिनाकरन की AMMK पार्टी को मजबूत करें और राज्य में तीसरा मोर्चा बनाएं। पिछले लोकसभा चुनाव में AMMK को तमिलनाडु में 4% वोट मिले थे। तीसरा विकल्प, राजनीति से तौबा कर लें, क्योंकि वैसे भी अगले 6 साल तक वो राजनीति में कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग से संबंधित मुकदमे अब भी चल रहे हैं। 900 करोड़ के कोडानाडु टी एस्टेट का मामला भी अदालत में है। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे अभिषेक। मेरा नाम प्रतीक्षा है। देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।